तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है और एक नया शुरुआत, एक नया आरंभ हम आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं इस वीडियो में बच्चों। और इस चैनल पर हम क्या करेंगे, जो आपका क्लास 12 है, आप जो यूपी बोर्ड से जो बच्चों हो, उसके लिए जो इतिहास के जो किताबें हैं, आप देख सकते हो आपके इतिहास में टोटल 3 किताबें हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन तीनों किताबों में टोटल आपके जो भी चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर को हम आपको जीरो से, आपको बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां। ये यूपी बोर्ड के लिए है, वर्ष 2026-27 के बच्चों के लिए, यानी जो 2026-27 में जो पेपर देंगे उनके लिए ये क्लास है। ठीक है, तो ये आपकी तीनों किताब को हम जो है इस चैनल में, एक क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे धीरे एक एक करके। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम इतिहास पढ़ने वाले हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि आखिर इतिहास क्या होता है और इतिहास किस चिड़िया, किस पक्षी का नाम है, क्या होता है इतिहास। देखो, इतिहास इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। अगर कोई आपसे पूछे कि इतिहास क्या होता है, तो एक शब्द में आप उसका जवाब दे सकते हो। जो इतिहास होता है अतीत, अतीत का मतलब होता है जो बीता हुआ जो समय है, उसका क्रमबद्ध यानी क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन है। ठीक है, और आगे अगर आप जाएं तो यह हमें यह बताता है कि इंसान कैसे जीवन जीता है। इतिहास हमें यह बताता है कि इंसान कैसे जीवन जीता है, समाज कैसे बना है, सभ्यता कैसे विकसित हुई हैं और आज की दुनिया तक हम कैसे पहुँचे हैं। यानी बच्चों, अगर हमें इतिहास जो पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें पता चलता है कि इंसान की कैसे बना है, इंसानी सभ्यता कैसे बनी है और किस तरीके से गाँव का, समाजों का, नगरों का किस तरीके से विकास हुआ है। आप ऐसा समझ लिए, यदि आप हैं, यदि आपको अपना विकास करना है तो आपको अगर इतिहास पता चले, जैसे आप दो देश लो, एक देश है जापान और एक देश है भारत। अब बताओ, भारत इतना पीछे है जापान से, क्यों पीछे हो। अगर आप इतिहास पढ़ के देखो जापान को, तो आपको पता चलेगा कि जापान ने अपने देश में कुछ ऐसी चीज़ें कर रखी हैं या हो चुकी हैं जिस वजह से जापान आज इतना आगे है। और अगर आप भारत का इतिहास पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि भारत ने अपने शासनकाल में काफ़ी लंबे समय में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिस वजह से भारत क्या इतना पीछे रहा। तो इस तरह से अगर आप किसी देश का, किसी समाज का इतिहास पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी गलतियां भी देखने को मिलती हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जापान ने ये चीज़ें किया जिस वजह से जापान इतना आगे हो गया, और भारत ने वो चीज़ें किया या नहीं किया जिस वजह से आज हमारा भारत क्या पीछे है। तो कहीं ना कहीं इतिहास एक तरीके से गलतियों को भी बताता है। इतिहास केवल राजा रानी का और युद्धों की केवल कहानी नहीं है। लोगों को लगता है कि राजा रानी की जो कहानी है, युद्धों की कहानी है, इस तरह की कहानी नहीं है। इसमें आम लोगों का जो जीवन होता है उनके बारे में होता है, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका व्यापार, कला और सोच, ये सभी क्या इतिहास के पढ़कर हमको जानकारी मिलती है। तो ठीक है, चलिए, इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं। तो आखिरी सवाल होता है, इतिहास को हम हिस्ट्री क्यों कहते हैं और कुछ क्यों नहीं कहते हैं। तो देखो बच्चों, इतिहास को हम हिस्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इतिहास जो हिस्ट्री शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से आया है, जिसका अर्थ है जानकारी प्राप्त करना। यानी इतिहास का उद्देश्य होता है केवल घटनाओं का लिखना नहीं, बल्कि उनकी जांच पड़ताल, सच्चाई जानना होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए। देखिए, इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाना, तो पहला है कि हम प्राचीन सभ्यताओं के और गलतियों से सीख सकते हैं। यानी मैंने कहा ना कि जैसे मान लीजिए जो आप जापान है बहुत ज़्यादा विकसित है, तो जापान ने अपने देश में कुछ ऐसा किया होगा जिससे वो भारत से आगे है, और हमारा भारत कितना पीछे है, तो हमने भी कुछ किया होगा गलतियां जिस वजह से हम पीछे हैं। आप इतिहास पढ़ के देखो तो पता चलेगा कि भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा, जापान 200 वर्षों तक या किसी देश के अधीन नहीं रहा। जापान में औद्योगिक क्रांति हुई, इसलिए जापान आगे हो गया। इस तरह की चीज़ें आपको पता चलेंगी कि जापान आगे हुआ और हम पीछे रह गए। या कोई और देश ले ले, जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका भी अंग्रेजों का कभी गुलाम हुआ करता था, लेकिन वो जल्दी आज़ाद हुआ और वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई जिस वजह से अमेरिका आज आगे, हम पीछे हैं। तो इतिहास यही सारी चीज़ें गलतियाँ बताता है। चलिए, दूसरा, पहचान बना। हमें यह समझ आता है कि
हमारी संस्कृति, परंपरा और समाज में कैसे बने, ये भी इतिहास पढ़ के पता चलता है। समझदारी और जागरूकता भी मिलती है, यानी इतिहास पढ़ के क्या, एक तरह से समझदारी हो गया, जागरूकता भी मिल गया कि कैसे कोई सभ्यता बनता है, कैसे विकास हुआ, कैसे वो डेवलप करते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए, भविष्य का मार्गदर्शन करता है कि आखिर आप अपने भविष्य का किस तरीके से आप विकास कर सकते हैं, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे अगर इतिहास में दो व्यक्ति का दूं, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, मान लो ये सरकारी नौकरी करता है, एक व्यक्ति ये मजदूरी करता है। तो अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो इसने अपने जीवन में यदि नौकरी पाई होगी, ये ज़्यादा सफल हुआ होगा, तो इसने अपने जीवन में कुछ कुछ किया होगा, जैसे पढ़ाई लिखाई किया होगा, ज़्यादा इसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हुआ होगा, या कुछ इसका अच्छा हुआ जिस वजह से ये इससे आगे हो गया होगा। उसके उल्टा ये जो व्यक्ति जो मजदूरी करता होगा, हो सकता है कि इसके घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहोगी, या इसने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पर बल नहीं दिया, जिस वजह से ये क्या, आज ये मजदूरी करता। तो एक व्यक्ति जहाँ पर ये महीने का 30,000 कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति महीने का 60 से 70,000 कमा रहा है, तो दोनों के इतिहास पढ़ के हमको पता चला ना कि हमको क्या करना है क्या नहीं। तो इसलिए एक तरीके से क्या करता है, इतिहास जो होता है यह भविष्य का मार्गदर्शन भी करता है कि आने वाले समय में हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं। गौरव और प्रेरणा का भी स्रोत होता है, जैसे हमारे पूर्वजों की उपलब्धियां और हमें प्रेरित करती हैं। तो चलो, उसके बाद बच्चों आया था आपकी विषय सूची। देखो बच्चों, आपका जो चैप्टर का नाम है वो नाम मैं एक बार फिर से दिखा दूं, ईंट, मनके तथा अस्थियां। देखो, इस चैप्टर का क्या नाम है, ईंट, मनके तथा अस्थियां। अब आपके मन में सवाल आएगा, इस चैप्टर का नाम ईंट, मनके तथा अस्थियां क्यों रखा गया है। डायरेक्ट इस चैप्टर का नाम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता रख देते, लेकिन नहीं, जो शैक्षिक के लेखक थे उन्होंने इसका नाम ईंट, मनके तथा अस्थियां रखा। आखिर क्यों ऐसा रखा, क्योंकि जो एनसीईआरटी के लेखक हैं वो आपसे सिर्फ इतना उम्मीद नहीं करते कि बच्चों आप आओ सिंधु घाटी सभ्यता में, इसके नागरिक के बारे में या इसके सभ्यता के बारे में पढ़ लो चलो जाओ। नहीं, वो चाहते हैं कि इस सभ्यता के बारे में जो हम आपको जानकारी देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जल निकासी था, अन्ना गाड़ था, मूर्तियां पाई जाती, और भी बहुत सारी जो चीज़ें पाई जाती हैं, तो उस सभ्यता के बारे में जो हम आपको जानकारी देते हैं उसके स्रोत क्या है। जैसे होता है ना कि आप गांव समाज में रहते हो, किसी व्यक्ति द्वारा अगर आपको कोई जानकारी दे दिया जाए कि फला व्यक्ति को चोट लगा या कुछ हुआ, तो आप उस बात को तुरंत नहीं मानते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति से भी पूछते हैं कि हमने सुना इस व्यक्ति को क्या ऐसा चोट लगा क्या। तो आप स्रोत जानने की कोशिश करते हो, स्रोत के माध्यम से आप पता करने की कोशिश करते हो क्या वो चीज़ें क्या कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं। तो इतिहास जब पढ़ा जाता है तो यहाँ पर स्रोत होता है कि इतिहास में जो बात कही जाती हैं आखिर किस आधार पर कही जाती है, उसको कहने के क्या प्रमाण है, क्या स्रोत है। तो इस चैप्टर में जो भी चीज़ आप पढ़ोगी उसकी जानकारी हमको किससे मिलते हैं, कुछ पुरातात्विक स्रोतों से मिलता है। अब पुरातात्विक स्रोतों में क्या गया, ईंट है, यानी ईंटों से हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। जो मनके होते हैं, जो मृदभान होते हैं, जो बर्तन होते हैं, उससे हमके सभ्यता के बारे में पता चलता है, इनके कल्चर के बारे में पता चलता है। और जो अस्थियां होती है, अस्थियां मतलब इनको जब समाधान किया जाता है, दफन किया जाता है, क्या किया जाता है, उससे पता चलता है धर्म के बारे में, समाज के बारे में, इनके विचारधाराओं के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको बड़े पैमाने पर जानकारी मिलती है। जो भी हड़प्पा सभ्यता में आप ये पढ़ोगे, जो भी जानकारी उसका आधार क्या रहेगा, उसका स्रोत क्या रहेगा, ईंट, मनके तथा अस्थियां। इसलिए एनसीईआरटी के राइटर ने यहाँ पर सिर्फ नाम ये नहीं लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, वो चाहते हैं कि इस सभ्यता में जो जानकारी आप पढ़ रहे हो उसको स्रोत भी जानो कि किस आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने नामकरण ईंट, मनके तथा अस्थियां के आधार पर किया है। चलो, तो इसमें प्रमुख विषय क्या है, क्या विषय आप पढ़ोगे, टॉपिक क्या, पहला पहला तो इसमें परिचय पढ़ोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्यों है, यानी एक सभ्यता के दो नाम क्यों, सिंधु घाटी सभ्यता भी है, हड़प्पा सभ्यता भी है, आखिर ऐसा क्यों। फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ोगे, हड़प्पा सभ्यता माने कि सभ्यता का नाम, हड़प्पा सभ्यता संबंधित क्या चीज़ें आती हैं, या फिर उसको सिंधु सभ्यता भी कह सकते हो, इसके बारे में प्रमुख चीज़ें पढ़ोगे। फिर हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर तथा उनसे प्राप्त वस्तु, फिर इसके जो प्रमुख शहर है, शहरों के बारे में जानकारी लोगे, जैसे चाउंदो हो गया, धोलावीरा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा स्थल हो गया, राखीगढ़ी हो गया, बनावली हो गया। इस तरह के प्रमुख शहरों के बारे में पढ़ोगे, उनमें वहाँ से किस तरह की वस्तुएं प्राप्त हुई, जिस तरह की वस्तुएं प्राप्त हुई इससे हम कहते हैं कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती थी। चलिए, उसके बाद चौथा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, यानी हड़प्पा जो सभ्यता था इसकी नगर योजना कैसी, यानी नगर कैसे हुआ करते थे, कितने विकसित हुआ करते थे। और अंत में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसा हो गया, कैसे सभ्यता समाप्त हो गई या सभ्यता कहाँ चली गई, इनको पढ़ेंगे।
5 टॉपिक है और पांचों टॉपिक को मुझे लगता है कि 5 से 6 टॉपिक में या पार्ट में हम इसको कवर करेंगे, एक एक पार्ट को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिचय को पढ़ते हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? नंबर 1, 1921 में जब इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले पंजाब पाकिस्तान में स्थित स्थान पर मिले हैं तो इतिहासकार ने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा है। यानी इतिहास में एक परंपरा है कि जब किसी सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम जिस स्थान से मिलता है तो उस सभ्यता का नामकरण उसी स्थान पर कर दिया जाता है। तो इस सभ्यता के बारे में जो सबसे पहले जो साक्ष्य मिला था वो कब मिला था? वो 1921 में मिला था। और कहाँ पर मिला था? हड़प्पा नामक स्थल में मिला था जो वर्तमान पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में एक क्षेत्र पंजाब, जैसे पंजाब जो है ना, ये आज़ादी के समय बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। देखो, जब हमारा भारत गुलाम था ना, तो उस समय भारत में 2 सबसे बड़े राज्य थे, एक था पंजाब, दूसरा था बंगाल। तो जब भारत का विभाजन हुआ तो आधा पंजाब, जो उसमें लाहौर वाला जो क्षेत्र होता ना, ये पहले पंजाब में ही पड़ता था। तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये पाकिस्तान को सौंपा गया था। तो 1921 में क्या, जब इस सभ्यता का जानकारी मिली थी, कहाँ पर मिली थी? 1921 में मिली थी। पाकिस्तान वर्तमान में ये जगह पाकिस्तान में पड़ता है। अगर कंफ्यूज हो रहा तो ऐसा समझो। 1921 में क्या था? भारत तो गुलाम था। तो सबसे पहले इस सभ्यता की जानकारी कब मिली थी? 1921 में। किसको मिली थी? दयाराम साहनी को मिली थी। और किस जगह से मिली थी? हड़प्पा नामक स्थल से मिली थी। और ये जो हड़प्पा नामक स्थल है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो ये परंपरा है कि किसी भी सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम जिस स्थान से मिलती है उस सभ्यता का नामकरण उस जगह से कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि सबसे पहले इसकी जानकारी वर्ष 1921 मिली। क्या ये बात सही है? देखो, यह बात आंशिक रूप से सही है कि सबसे पहले इस सभ्यता की जानकारी 1921 में मिली। इससे पहले बहुत सारे पुरातात्विक हुए हैं, जैसे जॉन मार्शल नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, कनिंघम, ये तरह के व्यक्ति हुए हैं। तो इनके पहले कुछ ऐसे व्यक्ति रहे जिनको क्या, जब इस क्षेत्र में रेलवे पटरिया का बनाया जा रहा था, यानी ये पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया, भारत का क्षेत्र हुआ है, यहाँ पर जब पटरियाँ बिछाई जा रही थी, तो यहाँ पर क्या खुदाई जैसा कुछ काम हो रहा था। तो जमीन से कुछ चीजें निकलती, जैसे कभी ईंटें निकल जाती थी, कभी मोहरे निकल जाते थे, कभी कुछ बर्तन वर्तन जैसा कुछ निकल जाता था। तो बाद में ये इन सभी चीजों को कनिंघम नाम के एक व्यक्ति थे उनको दिखाया गया और भी पुरातात्विकों को दिखाया गया कि देखो, यहाँ पर तो हम पटरियाँ बिछा रहे हैं, जमीन के थोड़ा वो खुदाई कर रहे हैं, तो कुछ ईंटें निकल जा रही, कुछ अन्य तरह की वस्तु निकल जाए, आखिर क्यों निकल रहे हैं? तो जो कनिंघम नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने इसको सोचने की कोशिश की, खोजने की कोशिश की आखिर क्यों निकल रहा है। तो उन्होंने उस सारी वस्तुओं को या जो चीजें निकल रही थी, ईंटें मोहरे, उनको उन्होंने क्या वैदिक सभ्यता से जोड़ कर देखा, आर्यों से जोड़ कर देखा। तो वो अच्छे से बता नहीं पाए थे कि ये जो चीजें निकल रही थी ये एक नए सभ्यता का पहचान था। तो अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाए थे, अच्छे से वो जानकारी नहीं दे पाए थे। लेकिन जो दाराम साहनी थे 1921 में, इन्होंने पूरी एकदम प्रमाण देते हुए, मैंने कहा ना एकदम स्रोत देते, एकदम प्रमाण देते हुए एकदम अच्छे से इसकी जानकारी दी थी कि देखो भाई, मैं कह रहा हूँ कि एक नए सभ्यता की जानकारी मिली, ये प्रमाण है, ये तर्क है, आप देख लो। तब 1921 में क्या, इस सभ्यता का नामकरण इन्हीं के नाम पर किया गया था, हड़प्पा स्थल के नाम पर। और खोजने का श्रेय दयाराम साहनी को ही दिया जाता है। उससे पहले बहुतों को भी मतलब कुछ अवशेष मिले, बहुत सारी चीजें मिले, लेकिन अच्छे से उसको बारे में बता नहीं पाए, समझ नहीं पाए, इतिहासी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए। ठीक है, इस सभ्यता की खोज पहली खोजी गई नगरी, यानी इस सभ्यता की पहली खोजी नगरी हड़प्पा स्थल है। ठीक है, चलिए अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता है। आखिर इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता स्थल पर इस जगह का उत्खनन किया गया, इसलिए इसको हड़प्पा स्थल कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? देखो, क्योंकि यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इस वजह से इसको सिंधु नदियां भी कहते हैं, यानी सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। यानी ये जो सभ्यता जब खोजी गई तो सिंधु नदी एवं उसकी जो सहायक नदी है उसके किनारे स्थित है। आप देख सकते हो जितने बड़े बड़े क्षेत्र, जैसे हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, चाउंदड़ो, सुरकोटरा, धोलावीरा, लोथल, रायपुर, यानी जितने भी मतलब प्रमुख क्षेत्र आप देखने को मिलेगा, ये सब सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदी के किनारे ही स्थित है, इसलिए इस सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिए। इसी देखो, इसी कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान, हरियाणा,
पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक है। यानी इसका अगर क्षेत्र देखो तो पाकिस्तान और भारत में थोड़ा बहुत अफगानिस्तान का भी क्षेत्र आ जाता है। भारत में अगर इसका विस्तार देखो तो किन राज्यों में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में भी है। इस बात को आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश तक भी इसका कुछ क्षेत्रों में इसका जो है आपको देखने को मिलेगा। चलिए, इस सभ्यता की खोज का इतिहास है। 1831 में सबसे पहले चार्ल्स मैमस नाम के एक व्यक्ति थे। कौन? 1831 में कौन? चार्ल्स मैमस नाम के एक व्यक्ति थे, जिनको जो है क्या था, हड़प्पा क्षेत्र में प्राचीन ईंटें और अवशेष देखे, लेकिन उस समय किसी ने गहराई से ध्यान नहीं दिया, मतलब अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाए, या इसको अलग कालखंड से लोगों ने जोड़ा। इन्होंने वैदिक काल से, आर्यों के काल से मतलब जोड़ कर देखा। 1863 में अलेक्जेंडर कनिंघम आए। अब बाद में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के क्या थे कि पहले महानिदेशक बने। उन्होंने हड़प्पा के कुछ प्राचीन मोहरें प्राप्त हुई, लेकिन उस मोहरों ने इनकी महत्ता समझ नहीं पाए। लेकिन जो मौर्य ने स्टैम्प मिला, तो उस स्टैम्प को ये समझ नहीं पाए, इसकी महत्व को समझ नहीं पाए और कालखंड को अच्छे से जोड़ नहीं पाए। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई कराई, जहाँ से मिले अवशेषों से इस सभ्यता को दुनिया के सामने रखा, और जो अवशेष मिला उस अवशेषों से इन्होंने क्या किया था, पूरा दुनिया के सामने हड़प्पा सभ्यता को रखा। फिर उसके बाद देखो 1922 आया। 1922 में राखाल दास बनर्जी आए। अब जब इन्होंने, दयाराम साहनी ने जब खोज लिया था, तो अब राखाल दास बनर्जी आए, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। इसके बाद जॉन मार्शल ने एके दक्षिण के और अन्य विद्वानों और खुदाई करवाई। यानी उसके बाद जो है जॉन मार्शल आए, इन्होंने बहुत सारे विद्वानों को लेकर अलग अलग जगहों पर इसका खुदाई करने का कार्य एक तरीके से किया। इस प्रकार धीरे धीरे ये स्पष्ट हुआ कि यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 15,000 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही, और यह विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। यानी देखो बच्चों, यहाँ पर ईसा पूर्व लिखा हो। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। जैसे अगर आप ध्यान दो, 2026 चल रहा है, तो 2026 पीछे जाओ तो जीरो जाते जाते एक समय आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जो जीरो से पहले जाएंगे तो माइनस में होता है ना, -1, -2, -3, तो यहाँ पर जाओगे तो -1 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 ईसा पूर्व आएगा। यानी जीरो को हम ईस्वी मान लेते हैं, और उससे पहले एक घटना को क्या करते हैं, हम ईसा पूर्व मानते हैं। यानी जीरो से बाद की घटना को ईस्वी में, और जीरो के पहले की घटना से ईसा पूर्व में। तो यहाँ से अगर हम कितना 250 ईसा पूर्व जाए तो कितना समय हो जाए, 250 ईसा पूर्व, यानी 2500 साल पहले इधर और 2000 साल पहले इधर, तो जोड़ो 2000 2500 कितना होगा, लगभग 4000 साल पहले। यानी ये सभ्यता 4,500 यानी 4,500 से लेकर 3,500 साल पुरानी ये सभ्यता है। आज से 3,500 से लेकर 4,500 साल पुरानी सभ्यता है। अगर कालखंड बताना है तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है, चलिए भौगोलिक क्षेत्र का कल पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए